बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन वही हुआ जिस बात का ख़दशा नज़र आ रहा था कि जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं 2.25 साल के बाद जो 63A की नज़रसानी की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हुई है, जस्टिस मुनीब अख्तर इस बेंच में शामिल नहीं होंगे। उनकी जानिब से कोई लेटर लिखा जाएगा। तो आज 11:30 बजे इस नज़रसानी की दरख्वास्त पर समाअत का वक्त जो है वो मुकर्रर था। 20 मिनट की ताख़ीर के बाद जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज़ ईसा 4 रुकनी बेंच के साथ कमरा अदालत में आए। जज साहबान आके अपनी सीटों पर बैठे और फिर उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर का जो लेटर है उसका हवाला दिया गया। लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर का जो लेटर है उसका जो आखिरी पैराग्राफ है, जस्टिस काजी फाइज़ा की जानिब से जब वो आखिरी पैराग्राफ पढ़ा गया तो कमरा अदालत का माहौल क्या था और नए बेंच की तश्कील के हवाले से चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा ने क्या रिमार्क्स दिए हैं, क्या ऑब्जर्वेशन दी है, और उसके साथ साथ इस केस के हवाले से भी 63A का मुकदमा जो 2.25 साल के बाद समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है, इस बारे में भी चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा ने क्या रिमार्क्स दिए हैं। 5 मिनट की अदालती कार्रवाई रही, लेकिन इसका जो खुलासा आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं वो आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करने से पहले, आपकी खिदमत में उसकी तफसीलात शेयर करने से पहले नाज़रीन से दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आज तकरीबन कोई 11:50 या 52-53 मिनट पे नज़रसानी दरख्वास्त के ऊपर जब 4 रुकनी बेंच आया तो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब बेंच में नहीं आए और कमरा अदालत में जो उनकी कुर्सी थी उसको खाली रखा गया। और जैसे ही 4 रुकनी बेंच आया, जस्टिस मुनीब अख्तर की कुर्सी को खाली पड़ा, साफ़ियों ने देखा तो वो फौरी तौर पे कमरा अदालत से बाहर निकल गए कि 4 रुकनी बेंच जो है इस केस की समाअत करने जा रहा है। लेकिन जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो शहजाद शौकत साहब जो कि सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं वो रोस्ट्रम पे आए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज़ा की जानिब से जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान कमरा अदालत में मौजूद थे उनको कहा गया कि आप रोस्ट्रम पे आ जाएँ। शहजाद शौकत साहब से पूछा गया कि आप कौन हैं, तो शहजाद शौकत ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं और जो पटिशन नज़रसानी की दायर की गई है उस पर वो अदालत की मामनत करेंगे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान साहब ने कहा कि इस केस में जो अटॉर्नी जनरल हैं मंसूर उस्मान अवान, जब वो अटॉर्नी जनरल नहीं बने थे तो उन्होंने इस केस में आर्गूमेंट किया था, तो लिहाजा वो इस केस में नहीं आएंगे। मेरी तरफ से इस केस में जो है वो अदालत की मामनत की जाएगी जो सदारती रेफरेंस आया था। तो काजी फाइज़ा की जानिब से फिर इसके बाद जो रिमार्क्स दिए गए उसमें नाज़रीन ये कहा गया कि ये सदारती रेफरेंस 63A के हवाले से जो भेजा गया था उस वक्त के सदर आरिफ अलवी की जानिब से, उस पर 5 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील दिया गया था। उस बेंच को हेड कर रहे थे चीफ जस्टिस उस वक्त के उमरता बंदियाल, और बेंच में जस्टिस इजाज़ुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल जो है वो शामिल थे। काजी फाइज़ा ने कहा कि 3-2 के तनासब से ये फैसला दिया गया और जो अक्सरियती फैसला था उस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ऑथर जज थे, जस्टिस उमरता बंदियाल और जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने अपने सिग्नेचर किए थे, और बाकी जो 2 जजेस थे जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल वो मिनॉरिटी में थे। काजी फाइज़ा ने कहा कि चूँकि अब बंदियाल साहब रिटायर्ड हो चुके हैं, इजाज़ुल एहसन साहब भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं रहे, तो सिर्फ ऑथर जज जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो है वो मौजूद हैं, उनको बेंच में शामिल किया गया था। और जो कमेटी ने नया बेंच तश्कील दिया है उसमें जमाल खान मंदुखेल भी सुप्रीम कोर्ट में दस्तियाब थे, उन्हें बेंच में शामिल किया गया है। जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल दस्तियाब थे, उनको बेंच में शामिल किया गया। यानी काजी फाइज़ा ये कह रहे थे कि 3 जजेस उस साबका 5 रुकनी बेंच के दस्तियाब थे, एक मुनीब अख्तर साहब, जमाल खान मंदुखेल साहब और जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल साहब। लेकिन कमेटी ने, काजी फाइज़ा ने कहा कि 2 नए जजेस को इस बेंच में शामिल किया, एक तो मैं हूँ और दूसरे जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं जिसे इस बेंच में जो है वो शामिल किया गया है। और फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज़ा ने जस्टिस मुनीब अख्तर का जो लेटर है उनके लेटर का हवाला दिया कि कमरा अदालत में आने से पहले जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से एक लेटर लिखा गया है और वो लेटर अब से कुछ देर पहले हमें मिला है, और ये लेटर जो है वो एड्रेस किया गया है सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रार को मुखातब करके ये ख़त जो है वो लिखा गया है। काजी फाइज़ा ने कहा कि इस लेटर का जो आखिरी पैराग्राफ है वो मैं पढ़ देता हूँ, जिसमें मुनीब अख्तर साहब ने ये कहा कि कमेटी की जानिब से ये बेंच जो है नज़रसानी का तश्कील दिया गया है, तो लिहाजा इस वजह से मैं इस बेंच का जो है वो हिस्सा नहीं बन सकता। और मुनीब अख्तर साहब ने अपने लेटर में जो काजी फाइज़ा साहब ने उनका पैराग्राफ पढ़ा उसमें मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि मैं इस केस में बैठने से इनकार नहीं कर रहा, और मेरे बेंच में शामिल ना होने से या बेंच में बैठने से जो इनकार है इसका गलत मतलब जो है वो ना लिया जाए। और साथ में जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से ये भी कहा गया कि उनका जो लेटर है
वो इस केस की फ़ाइल का जो रिकॉर्ड है उसका हिस्सा बनाया जाए। ये जब उनके लेटर का आखिरी पैराग्राफ चीफ ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फैसल की जानिब से पढ़ा गया तो काजी फैसल साहब ने ये जो लेटर है मुनीब अख्तर साहब का, इसे अदालती जो फ़ाइल है उसका हिस्सा बनाने से इनकार कर दिया। और काजी फैसल साहब ने ये कहा कि ये ऐसी कोई रवायत मौजूद नहीं है कि ऐसा जो लेटर है उसे फ़ाइल का हिस्सा बनाया जाए, तो लिहाजा मुनीब अख्तर साहब का जो लेटर है इसे भी इस नज़रसानी की जो फ़ाइल है उसका हिस्सा जो है वो नहीं बनाया जा सकता। चीफ जस्टिस काजी फैसल ने कहा कि मुनासिब ये होता कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने ये जो लेटर लिखा है इस लेटर को के साथ अगर वो बेंच में आके बैठते और जो भी उनकी राय है, जो भी उनका इख्तलाफ है वो कमरा अदालत में आकर बताते। तो मैंने तो हमेशा जो डिसेंटिंग व्यू है उसकी हौसला अफजाई की है, तो बेहतर यही था कि मुनीब अख्तर साहब जो हैं वो बेंच में आके अपनी जो राय है उसका यहाँ पर आके जो है वो इजहार करते। और फिर काजी फैसल साहब ने इस उम्मीद का इजहार किया कि हम रिक्वेस्ट करेंगे जस्टिस मुनीब अख्तर से कि वो दोबारा से जो बेंच में बैठने से वो इनकार कर रहे हैं वो बेंच में दोबारा से शामिल हों। चीफ जस्टिस काजी फैसल ने रिमार्क्स दिए कि 2 साल से ज़ायद अरसा से ये नज़रसानी की जो दरख्वास्त है 9 मई 2022 को नाज़रीन इस केस का फैसला हुआ था सदारती रेफरेंस का। तो काजी फैसल ने कहा कि 2.25 साल से ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा पड़ा है, एक समाअत भी इसकी नहीं हुई है, तो बड़ा अहमियत का ये हामिल मामला है, गवर्नर से इशू से मुतल्लिका ये केस है। तो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब काजी फैसल ने कहा कि चूँकि दस्तयाब भी हैं, सुप्रीम कोर्ट में मौजूद भी हैं, आज अपने बेंच में उन्होंने मुकदमात की समाअत भी की है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, उनको परसुएड करेंगे कि वो बेंच में शामिल हो जाएं, और मुझे उम्मीद है कि वो बेंच में दोबारा से शामिल हो जाएंगे। और फिर चीफ जस्टिस काजी फैसल ने यह भी कहा कि अगर जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं वो बेंच में शामिल नहीं होते तो फिर जो कमेटी है वो कमेटी जो है इस बेंच को जो है वो रिकॉन्स्टिट्यूट करेगी, यानी फिर अगर वो इनकार के ऊपर कायम रहते हैं, बेंच में शमूलियत से के फैसले से को तब्दील नहीं करते, तो फिर उनको फोर्स नहीं किया जाएगा। और फिर ये भी काजी फैसल ने कहा कि जो जज का रिक्यूज़ल होता है, जो भी जज किसी केस को सुनने से इनकार करता है तो हमेशा अदालत में आके उसकी रिक्यूज़ल जो है वो रिकॉर्ड होती है, अदालत में आके अपना वो इनकार जो है बेंच में बैठने से जो इनकार है वो रिकॉर्ड करवाता है। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने ये फैसला लिखा है। हमारी तो ये कोशिश है कि मुनीब अख्तर साहब जो हैं वो एक मरतबा फिर बेंच में आएँ, ओपन कोर्ट में इस केस की समाअत होनी है, बेंच में शामिल हों और इस केस को फर्दर जो है वो प्रोसीड किया जाए। जस्टिस काजी फैसल ने यह भी कहा कि जस्टिस मुनीब अख्तर की जो राय है उनकी राय का हमें एहतराम है और हम कोशिश करेंगे कि उन्हें राज़ी करके इस बेंच में जो है वो दोबारा से शामिल किया जाए। और अगर काजी फैसल साहब ने कहा कि वो बेंच में शामिल नहीं होते तो कमेटी को फिर नया बेंच जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा और बेंच दोबारा से कन्वीन होगा। आज तो हम इस केस को कल तक मुलतवी कर रहे हैं, लेकिन दोनों सूरतों में अगर जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल होते हैं तो कल इस केस की समाअत करेंगे, लेकिन अगर वो बेंच में शामिल नहीं होते हैं तो नए जज को जो है वो बेंच में शामिल करके कल जो है इस केस की जो है वो समाअत की जाएगी। ये काजी फैसल साहब ने बता दिया है। और इसमें जो लेटर था जो मैंने आपको पहले बताया जैसे मुनीब अख्तर साहब का, वो लेटर जो है उसे अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने से भी इनकार कर दिया है। नए बेंच की तश्कील का काजी फैसल ने इंदिया भी दे दिया और साथ में काजी फैसल साहब ने इस उम्मीद का इजहार भी किया है कि हम कोशिश करेंगे कि जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं दोबारा बेंच में जो है वो शामिल हो जाएंगे। तो ये नाज़रीन आज के केस की समाअत का अहवाल जो हमने आपके साथ शेयर किया, लेकिन आज की समाअत से कबल एक फ़ैसला भी जो कि गुज़िश्ता हफ्ते मंगल के रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने महफूज किया था पंजाब के इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील के हवाले से, जिसमें आज इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने एक फ़ैसला दिया था, जिसमें इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया गया था कि 7 रोज़ के अंदर आप इन 8 इलेक्शन ट्रिब्यूनल को नोटिफाई कर दें। अगर इलेक्शन कमीशन उन ट्रिब्यूनल को नोटिफाई नहीं करता तो उस फैसले में दूसरा ऑब्जर्वेशन ये दी गई थी कि फिर इस सूरत में ये तमाम के तमाम जो हाई कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं ये फ़ाल हो जाएंगे, ये एक्टिव हो जाएंगे। तो उस पर फिर जब इलेक्शन कमीशन ने एक्ट पान नहीं किया तो फिर लाहौर हाई कोर्ट ने 8 ट्रिब्यूनल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से वो जो फैसला था लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम का, उसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया था। और जब वो फैसला चैलेंज किया गया तो उस पर भी चीफ जस्टिस काजी फैसल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया था और उस बेंच में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा हैं और जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनसे कहा गया था कि आप आपस में मुलाकात करें, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, इलेक्शन का मामला है, दोनों आईनी ओहदेदार हैं, दोनों आईनी इदारों के सरबराहान हैं, तो मुनासिब ये है कि ख़त व किताबत के ज़रिए ये जो डिस्प्यूट पैदा हुआ है, जो तनाज़ा पैदा हुआ है, मुलाकात करके इस मामले को रिजॉल्व कर लें।
تو اس کے بعد چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ نے لاہور میں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کے ساتھ ملاقات کی تھی اور ایمیکیبلی یہ معاملہ حل کر لیا گیا تھا، یہ معاملہ سارٹ آؤٹ ہو گیا تھا۔ آج اس کیس کی جب سماعت ہوئی تو جو آرڈر، جو فیصلہ گزشتہ منگل کو محفوظ کیا گیا تھا، وہ فیصلہ اناؤنس کیا گیا، جس میں یہ قرار دیا گیا ہے کہ چونکہ یہ ایک کانسٹیٹیوشنل میٹر تھا، لاہور ہائی کورٹ کے جج نے جب یہ فیصلہ دیا تو انہوں نے اس بات کو مد نظر نہیں رکھا کہ دو آئینی اداروں کے جو سربراہان ہیں ان کے مابین کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ اگر وہ اس بات کو مد نظر رکھتے کہ ملاقات نہیں ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ ایسا فیصلہ صادر نہ فرمایا جاتا۔ اس فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ اس قسم کے کانسٹیٹیوشنل اور معاملات میں حتی الامکان جو ہے وہ احتیاط جو ہے وہ برتنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اب چونکہ یہ معاملہ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ایمیکیبلی باہمی اطمینان کے ساتھ جو ہے وہ حل کر لیا گیا ہے، تو لہٰذا اس میں جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اسے اس لیے ہم سیٹ اسائڈ کر رہے ہیں، کالعدم قرار دے رہے ہیں، تاکہ آئندہ وہ جو لاہور ہائی کورٹ کا الیکشن ٹریبونل کی تشکیل کے حوالے سے جو فیصلہ ہے وہ عدالتوں میں مثال کے طور پر جو ہے وہ پیش نہ کیا جا سکے۔ تو یہ فیصلہ بھی آج عدالت کی جانب سے جو ہے وہ اناؤنس کر دیا گیا، اور ہمارے بہت سارے ساتھی جو آرٹیکل 63A کے مقدمے کے حوالے سے بہت زیادہ اپنی اوپینین دے رہے تھے، اندازے بتا رہے تھے کہ ججز نے یہ پلان کر لیا ہے کہ اگر جسٹس منیب اختر صاحب جو ہے وہ بینچ میں نہیں بیٹھیں گے تو کیس جو ہے وہ آگے بڑھ نہیں پائے گا، کیس آگے چل نہیں پائے گا۔ تو اس حوالے سے بھی قاضی فیصل صاحب نے آج یہ واضح کر دیا ہے کہ اگر منیب اختر صاحب کو ہم راضی کرتے ہیں، ان کو امید کرتے ہیں کہ وہ بینچ میں دوبارہ شامل ہو جائیں گے، اگر وہ شامل نہیں ہوتے تو پھر ہم نیا بینچ تشکیل دے دیں گے۔ دونوں صورتوں میں اس کیس کی کل جو ہے وہ سماعت کی جائے گی۔ اب یہاں پہ آج ہمارے کچھ دوستوں کے ساتھ بحث بھی ہوتی رہی اسی معاملے پہ کہ دیکھیں کہ یہ کیسے آتھر جج کے بغیر کیس کی کارروائی کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ آتھر جج کا ہونا تو ضروری ہے، سپریم کورٹ کے رولز اس بات کا پابند کرتے ہیں کہ آتھر جج کو جو ہے اس کیس میں شامل کیا جائے، تو اس پہ میں نے آپ ناظرین کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ سپریم کورٹ کے رولز ٹھیک ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی جج بینچ میں بیٹھنے سے انکار کر دے اور نظر ثانی کا بڑا اہم مقدمہ ہو تو کیا وہ مقدمہ آگے نہیں بڑھنا چاہیے؟ وہ مقدمہ آگے بڑھ سکتا ہے، وہ مقدمہ آگے چل سکتا ہے۔ ریسنٹ ہمارے پاس مثال موجود ہے، اگر آرٹیکل 187 جو ہے وہ مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ کے لیے تحریک انصاف کو دینے کے لیے اس کو انووک سپریم کورٹ کر سکتی ہے، تو یہاں پر بھی ایک گورننس کے حوالے سے ایک بڑا اہم ایشو ہے، اور اس میں اگر آتھر جج کسی بھی وجہ سے صحیح یا غلط بیٹھنے سے انکار کرتا ہے تو کیا جب تک وہ جج راضی نہ ہو، اس بینچ میں شامل ہونے سے انکار کرتا رہے، تو کیا نظر ثانی کی درخواست جو بڑی اہم ہو، کیا انصاف کی فراہمی کا جو راستہ ہے وہ بند رہے گا؟ کیا انصاف کی فراہمی کا جو سلسلہ ہے وہ رک جائے گا؟ ایسا ناظرین نہیں ہو سکتا۔ تو آرٹیکل 187 بھی ہے، مجھے نہیں پتا کہ آرٹیکل 187 کا اختیار اس میں استعمال ہو سکتا ہے، لیکن ایک بات جو ہے جو بڑی واضح ہے کہ ڈسپینسیشن آف جو جسٹس ہے، یعنی انصاف کی جو فراہمی ہے، اس کے راستے میں کسی قسم کی رکاوٹ جو ہے وہ نہیں آ سکتی ہے۔ اب کل جو ہے کمیٹی، اگر منیب اختر صاحب راضی ہو جاتے ہیں بینچ میں دوبارہ شمولیت کے حوالے سے کوشش کی جائے گی، ان کے ساتھ ملاقات بھی کی جائے گی۔ اگر وہ راضی نہیں ہوتے ہیں تو پھر کمیٹی کا اجلاس ہوگا چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائصہ کی سربراہی میں، اس میں منصور علی شاہ صاحب تو بیٹھنے سے پہلے ہی انکار کر چکے ہیں کہ جو صدارتی آرڈیننس آیا ہے اس آرڈیننس کے بعد وہ کمیٹی میں نہیں بیٹھیں گے۔ کچھ اس میں شرائط بھی منیب اختر صاحب نے دی ہیں کہ جب تک یہ کنڈیشنز پوری نہیں ہوتی۔ ویسے ناظرین کنڈیشن کے حوالے سے میں ایک اور چیز بھی، ایک نقطہ آپ کے سامنے آپ کو بتا دوں کہ جو منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ اس کے اوپر فل کورٹ بنا کے صدارتی آرڈیننس کے اوپر سماعت کی جائے، ہمارے جج صاحبان کا، سپریم کورٹ کے جج صاحبان کا یہ کنسسٹنٹ ویو رہا ہے کہ جب کوئی قانون جو ہے کسی ہائی کورٹ میں چیلنج ہو جائے پہلے وہاں پر اس کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ تو یہ جو صدارتی آرڈیننس ہے وہ مختلف ہائی کورٹس میں چیلنج ہو چکا ہے، تو جب وہاں پہ چیلنج ہو چکا ہے تو سپریم کورٹ اس آرڈیننس کے خلاف جو ہے سپریم کورٹ میں سماعت نہیں کر سکتی، فل کورٹ بٹھا کے اس کارروائی کو آگے نہیں بڑھا سکتی۔ سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے انڈیویجول ویوز بھی موجود ہیں اور فیصلے بھی موجود ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ اب شام کو ہوگا، اگر رات تک جو ہے منیب اختر صاحب راضی نہیں ہوتے ہیں تو دیکھنا ہی ہوگا، تو پھر بینچ میں پانچواں جو رکن ہے وہ سپریم کورٹ کے کس جج کو جو ہے اس کمیٹی میں، اس بینچ میں جو ہے شامل کیا جائے گا۔ اس میں محمد علی مظہر صاحب بھی ہو سکتے ہیں، جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ بھی ہو سکتی ہیں، جسٹس عقیل عباسی صاحب بھی ہو سکتے ہیں، عرفان سعادت خان بھی ہو سکتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں تو پھر کس جج کو اس بینچ کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ آپ ناظرین سے اجازت چاہیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔